हेलो एवरीवन, आवर टॉपिक इज बैंकिंग सिस्टम। इसके अंदर हमें बताइए पहले तो कि बैंकिंग सिस्टम होती क्या चीज़ है। ये वो सिस्टम है जिसके अंदर हम अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं, उसे सेफ रखने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि हमें अपने पैसे की सबसे पहले क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। मान लो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो उनका हम क्या करेंगे, या तो कहीं इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्या हम उसको अपने घर पे रखेंगे? नहीं, घर पे रखेंगे तो उसका होगा क्या, उस पैसे का वो रखा रहेगा, उससे हमें कोई प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं। उस पैसे से हमारे पास कुछ आना भी तो चाहिए, हमें पैसे का प्रॉफिट चाहिए। हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, किस पर्पज से करते हैं? किसी न किसी प्रॉफिट के लिए। हमारा हर चीज़ में प्रॉफिट चाहिए, हमें मार्जिन चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी सिक्योरिटी भी मिलेगी। बैंकिंग सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी मनी को सिक्योरिटी प्लस मार्जिन देता है। ये दोनों चीज कहाँ मिलती है हमें? इस सिस्टम के अंदर। अब इस सिस्टम में हम कहाँ जाएंगे, है क्या चीज में जहां हम पैसे जमा कराएंगे। ये सिस्टम ऐसे तो नहीं है कि कोई भी सिस्टम है या फिर कुछ किसी ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए जहां हम अपने पैसे को जमा कराएं, डिपॉजिट कराएं। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई सैलरी होल्डर हैं, जॉबर हैं, और हमारी सैलरी है 50,000। ये हमारी क्या है, सैलरी है। ये हमें कब मिलती है? हमेशा मंथ के स्टार्टिंग में मिलती है। मान लो ये हमें मिली है, अब मई का मंथ चल रहा है और 1 मई को मिली हमें। और हमारे कंप्लीट मंथ के एक्सपेंसेस क्या होंगे? एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमारे फैमिली के अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जितना हमारा खर्चा हुआ वही सब। अब मान लो हमने अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए कंप्लीट मंथ में कितने पैसे खर्च किए, कितने पैसे हमारे यूज हुए, वो मान लो हमारे हुए हैं 40,000। ये क्या है? हमारे एक्सपेंसेस। और ये एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं फैमिली के अंदर? फैमिली की नीड्स कंप्लीट करने के लिए, नीड्स एंड वांट्स, राइट। अब क्या होगा, अब ये बताओ हमारे पास बैलेंस क्या बचा? बैलेंस क्या हुआ? 10,000। अब हम इस 10,000 का क्या करें? क्या हम इसे घर पे रख ले? नहीं, घर पे रखा हुआ पैसा क्या करेगा ना, तो वो 100% सेफ होता, कभी भी सेफ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हमें कुछ भी कमा के नहीं देता। ये जो 10%, ये 10,000 है, इसको अगर हम घर पे रख ले, चाहे हम इसे 10 ईयर्स के लिए रखें, 10 साल के लिए रखेंगे, ये रहेगा तो 10,000 ही। और फिर अगर हम सोचे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देन जितना भी टाइम निकल जाए ये 10,000 ही रहेंगे। और 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स ये 10,000 की वैल्यू वो नहीं रहेगी जो आज के दिन है। इस 10,000 से अगर हम सोचे आज एक बहुत अच्छा सा सोफा सेट खरीद ले, मान लो फॉर एग्जाम्पल, आएगा नहीं लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, कोई चलो सोफा सेट ही लेते हैं। लेकिन क्या यही सोफा सेट हम आफ्टर 10 ईयर्स इसी 10,000 में ले पाएंगे? नेवर, कभी भी ये पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए हम क्या सोचेंगे, ये 10,000 रुपये हमें कुछ कमा के भी दे, एक तो सेफ भी रहे, ऊपर से हमें कुछ कमा के भी दे। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, क्या बोलते हैं हम? बैंक। ये क्या करेगा? हमारे इस पैसे को सिक्योर रखेगा, चाहे जब भी हम चाहें तब इस पैसे को हम निकलवा सकते हैं, ये कहीं डूबेगा नहीं। ऊपर से क्या होगा, ये हमें कुछ इंटरेस्ट रेट भी पे करेगा, ठीक है। तो यही बैंक है, इसका पूरा सिस्टम है, पूरी वर्किंग प्रोसेस है, वही किस में आती है? अपने बैंकिंग सिस्टम के अंदर। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, then we can say bank is an institution which deals in money। हमने पहले ही बताया था अपना बैंकिंग सिस्टम किसके लिए है? मनी के लिए है। and we can say bank accept deposits and make loans and drive profit on the basis of difference between interest rate charged and paid।
अब ये इंटरेस्ट रेट क्या है, वो है जिनके बेसिस पे ये हमें एक्स्ट्रा पैसे मनी देते हैं ऐड करके एडिशनल इसमें। अगर मान लो हमने 10,000 दिए हैं तो क्या ये आफ्टर 1 ईयर 10,000 ही बैंक देता है? नहीं, कुछ इंटरेस्ट रेट हमें पे भी करता है, वही तो है हमारे प्रॉफिट, वही है हमारी कमाई इस 10,000 की। मान लो आज हम देते हैं बैंक को 10,000 और कुछ इंटरेस्ट रेट लगा के और कुछ एक्स्ट्रा जितने भी हमारा पैसा बना वो हमें देते हैं ये। अब 10,500 लगा लो, 500 हमें मिले हैं एज ए इंटरेस्ट, ठीक है, ये हमें इंटरेस्ट मिला है। कहाँ से मिला है? ये बैंक से मिला है। अब ये देखो क्या है ये एक्स्ट्रा हमारा 500 रुपीज। ये 500 क्या है हमारे? यही है हमारा इंटरेस्ट। ये किसने पे किया है? बैंक ने पे किया है। अब ये देखो ये बैंक हमें 500 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है? सोचने की बात यही है, एक तो हमारे पैसे को सिक्योर भी रखेगा, ऊपर से हमें कुछ एक्स्ट्रा भी पे करेगा। बैंक क्या पागल है कोई ऑर्गेनाइजेशन जो हमें एक्स्ट्रा रुपए देगी? अब ये सोचो कि ये देता कहाँ से है। अभी हमने इसके डेफिनेशन में क्या कहा कि ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और क्या करता है? लोन्स देता है। लोन्स किसको देगा? ये अपनी ये जनरल पब्लिक को। देखो डिपॉजिट कराने वाले अपने कंट्री में, अगर हमारी कंट्री की बात करें देन डिपॉजिट कराने वाले हमारे पास कम है और लोन लेने वाले ज़्यादा हैं। ज़रूरत पैसे की हमारे यहाँ पब्लिक को ज़्यादा है, ना कि डिपॉजिट कराने वाले। अब हमने ये 10,000 डिपॉजिट करा दिए थे बैंक के अंदर। अब बैंक क्या करेगा? बहुत से लोग होते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, उनको ये लोन देगा एज ए लोन, ठीक है। अब ये लोन देता है जनरल पब्लिक को, हमसे ही पैसा लेके हमें ही देगा, पब्लिक से ही पैसा लेके पब्लिक को। अब देखो ये हमसे लोन पहले देने से पहले हमारे डिपॉजिट्स लेता है। हमें पहले तो हमने डिपॉजिट किया है बैंक में, क्या किया था? कुछ भी पैसे है, मान लो 10,000 है, और फिर हमसे लेके ये लोन देता है जिसको जरूरत होती है, ये भी पब्लिक को ही, पब्लिक को, अपने कंट्री जनरल पब्लिक, और ये भी पब्लिक से लिया, हमसे लेके और हम ही को देना, ये काम करता है बैंक। अब हमसे तो वो लेता है, बैंक लेता है मान लो फॉर एग्जांपल 5% पे, और लोन वो 5% भी नहीं देगा, इसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, ये करे 7% पे। ये डिपॉजिट जितना भी पब्लिक से लिया है उसको तो हमसे लेके तो हमें 5% देगा इंटरेस्ट, लेकिन ये लेगा कितना लोन्स पे? 7%। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? ये क्या है? 2%। ये जितना चार्ज करता है उसका और जितना पे करता है उस इंटरेस्ट रेट के बीच का डिफरेंस होता है। जो डिफरेंस होता है ये 2%। ये 2% क्या है? अभी 2% इस बैंक का, कोई भी बैंक है, बैंक का प्रॉफिट है। तो ये क्या करेगा कि हमारे दोनों की जो उसने डिपॉजिट्स के ऊपर पे करता है, इंटरेस्ट रेट पे करता है और इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ही बैंक का प्रॉफिट होता है। और इस प्रॉफिट के लिए ही ये हमारे पैसे को सिक्योर रखता है और हमें कुछ ना कुछ पे करता है, ठीक। अब हम सोचेंगे हम डिपॉजिट कैसे कराएं बैंक के अंदर। अब बैंक के अंदर डिपॉजिट कराने के भी कई तरीके हैं। अब इन तरीकों पे जाते हैं हम। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स देखिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट ये कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स। फर्स्ट इज सेविंग, then second is current saving deposit, current deposit, third is recurring deposit and fourth is FD। FD क्या है? ये फिक्स्ड डिपॉजिट है। पहले हम बात करते हैं सेविंग डिपॉजिट। ये सेविंग डिपॉजिट क्या है? देखो सेविंग डिपॉजिट मोस्ट ऑफ द पीपल
सेविंग डिपॉजिट्स यूज करते हैं, इसके लिए सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं। सेविंग डिपॉजिट्स के अंदर क्या होता है कि हम अपने पैसे को बैंक के अंदर जमा कराते हैं और जब चाहें हम निकलवा सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम लिमिट ये नहीं है कि इतने टाइम तक हमें इसके अंदर जमा कराए ही रखना पड़ेगा। और ऐसे ही है करंट डिपॉजिट, इसके अंदर भी हम कितनी बार अपने पैसे को हम जमा कराते हैं और निकलवाते हैं। लेकिन सेविंग और करंट के अंदर मेन डिफरेंस ये है कि सेविंग डिपॉजिट में लिमिट होती है। इसके अंदर क्या है, लिमिट है। लिमिट किस चीज की लिमिट है कि हम एक दिन के अंदर कितनी बार डिपॉजिट करा सकते हैं और कितनी बार निकलवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, डिपॉजिट कराने के लिए कितनी मनी डिपॉजिट कराने के लिए उसके लिए ऐसी खास लिमिट नहीं है कि एक बार में आप कितने, लेकिन निकलवाने के लिए है कि आप एक बार में या एक दिन में कितने पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन करंट डिपॉजिट में क्या है, आप कितनी भी बार करा सकते हैं डिपॉजिट और कितनी भी बार उनको निकलवा सकते हैं और कितने भी पैसे। अब करंट डिपॉजिट कौन यूज करता है, बिजनेसमैन। मेनली करंट डिपॉजिट यूज करते हैं बिजनेसमैन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिजनेसमैन कौन सा डिपॉजिट, कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे हम, करंट। हाँ, और फिर आते हैं हम रिकरिंग डिपॉजिट पे। रिकरिंग में क्या होता है कि ये मेनली सैलरी होल्डर यूज करते हैं। सैलरी होल्डर, अब सैलरी होल्डर क्यों यूज करते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो हम पर मंथ डिपॉजिट कराते हैं। मान लो अभी हमारी बात हुई थी, वो 50,000 हमारी इनकम और फिर 10,000 हमारा बैलेंस बचता था। अगर मान लो हमें पता है कि हमारा पर मंथ 10,000 बचेगा, देन हम क्या करते हैं, पर मंथ बैंक में जाके अपने 10,000 डिपॉजिट कराते हैं। अब हर महीने डिपॉजिट कराने पे जितना भी हमें लास्ट में बचता है इंटरेस्ट मिलेगा, वो हम एक ही बार में जब भी हम निकलवाना चाहें निकलवा लेंगे। ठीक है, अब ये बताओ, ये हम सेविंग में क्यों नहीं जमा करवा रहे और रिकरिंग क्यों यूज कर रहे हैं। सेविंग भी एक सैलरी होल्डर यूज कर सकता है, लेकिन रीजन ये है कि सेविंग के कंपेयर में रिकरिंग में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलती है हमें। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट कहाँ मिलेगी हमें, एफडी में, जिसकी हम अभी बात करेंगे। फिक्स डिपॉजिट हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करता है, इसके बाद हमें रिकरिंग करता है और इसके बाद सेविंग, और करंट की सबसे कम ना के बराबर हमें इंटरेस्ट रेट मिलती है। क्यों, क्योंकि हम जब चाहे इसमें जमा करा रहे हैं, जितना चाहे जमा करवा रहे हैं, जब चाहे हम इससे निकलवा रहे हैं और जितना चाहे निकलवा रहे हैं। अब यहाँ है हमारा फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या है, जिसके अंदर हम एक फिक्स्ड अमाउंट को डिपॉजिट कराते हैं एक मैच्योरिटी टाइम के लिए। ये मैच्योरिटी टाइम कितना होता है, ये 6 मंथ भी हो सकता है, 1 ईयर भी और 5 ईयर्स, जितने टाइम के लिए हम चाहें तब तक के लिए हम इस पैसे को जमा करा सकते हैं। अब मान लो हमने 1 लाख डिपॉजिट करा दिए हैं बैंक में, ये फिक्स डिपॉजिट के अंदर। अब इस एफडी में हमारा जमा किया हुआ पैसा मैच्योरिटी टाइम पे, जितने टाइम के लिए, मान लो 6 मंथ्स के लिए कराया है, तो आफ्टर 6 मंथ ये उस पैसे के साथ में एडिशनल जो फिक्स्ड अपना जो इंटरेस्ट रेट है फिक्स डिपॉजिट की, उसके वो एडिशन में हमें मिल जाएगी उस मैच्योरिटी टाइम के बाद में। यही है बस अपना फिक्स डिपॉजिट। इसमें सबसे ज़्यादा हाई इसकी इंटरेस्ट रेट होती है एज कम्पेयर टू रेगुलर अकाउंट्स, रेगुलर डिपॉजिट्स। अब देखो, ये तो है बैंक में डिपॉजिट हम किस किस तरीके से करा सकते हैं। अगर हम अब ये सोचो कौन से बैंक के अंदर हम डिपॉजिट करा सकते हैं जनरल पब्लिक और किसके अंदर नहीं करा सकती है, ये देखने के लिए हमें बैंकिंग सिस्टम का एक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये एक बैंक है, हम किसके बारे में बात करें, बैंक के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, अब ये सेंट्रल बैंक होता क्या है, ये है बैंकों का बैंक। ये एक कंट्री का सेंट्रल बैंक एक होगा। अपने इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। आरबीआई अपने देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है, हमारा है आरबीआई। अब ये आरबीआई
काम क्या करता है और कैसे करता है। जैसे हमारे घर के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसी तरीके से आरबीआई के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। वो रूल्स और रेगुलेशन कौन से हैं? वो हैं आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। अपना कौन सा एक्ट है जिसके ऊपर ये आरबीआई काम करता है? आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है। अब इस आरबीआई का काम क्या है? ये जो सेंट्रल बैंक है अपना, ये करता क्या है? मेनली ये करता क्या है? ये क्या करता है? क्रेडिट को कंट्रोल करता है। अपने कंप्लीट जो बैंकिंग सिस्टम है उसका जो प्रोसेसिंग है उस सबको कंट्रोल करता है। ये क्या है इसका पर्पस? क्रेडिट कंट्रोल। यहाँ क्रेडिट का मतलब किस चीज से है? इसका है मनी से। मनी से, मनी का कंट्रोल करना किसके अंदर? मार्केट के अंदर। ठीक है। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है? हमारा आरबीआई। आरबीआई क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक है। एक कंट्री का सेंट्रल बैंक हमेशा एक होता है। और ये किस पे काम करता है? वर्किंग किस पे है इसकी? आरबीआई एक्ट 1934 के ऊपर। और इसका पर्पस क्या है? क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल मतलब मनी सप्लाई के ऊपर कंट्रोल। अब ये मनी सप्लाई से क्या समझते हो? ये हमारे मार्केट के अंदर हमारी पब्लिक के हाथों में कितना पैसा है। अगर ये ज़्यादा है तो भी नुकसान है, और अगर कम है तो भी गलत है। अगर मान लो हमारी पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा है, उनके हाथों में मनी ज़्यादा है, अगर उनके हाथों में पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी। पैसे के साथ साथ लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है। उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, वो पे ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर परचेजिंग पावर ज़्यादा है तो प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी। मान लो किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है उसकी सप्लाई के कंपेयर में, तो उसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ गए, इसका मतलब क्या है? ये हमारे मार्केट के अंदर कौन सी कंडीशन हो जाएगी? इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन, ये कौन सी कंडीशन है? इन्फ्लेशनरी कंडीशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? कि मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, जिस वजह से हमारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी इंक्रीज होने लग रहे हैं। तो ये गलत है, क्योंकि पैसे कुछ ही लोगों के पास होते हैं, सभी के पास तो होते नहीं हैं। तो उनके लिए तो नुकसान है जिनके पास मनी नहीं है। और इसको कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना किसका काम है? आरबीआई का। ये कंट्रोल करेगी मनी के ऊपर, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा हो गया तो उस पैसे को अपनी ओर खींचेगी, मार्केट के अंदर पैसा कम करेगी। और मान लो पैसा कम हो गया, मनी कम हो गई मार्केट के अंदर, तो वो भी गलत है। मनी सप्लाई भी एक कंट्रोल के अंदर, एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए, जिससे ना ऊपर हो ना नीचे हो। अगर ज़्यादा होती है मनी सप्लाई तो इन्फ्लेशनरी कंडीशन है, अगर कम होती है तो डिफ्लेशनरी कंडीशन है। अगर मनी सप्लाई कम है मार्केट के अंदर, तो ये क्या, कौन सी कंडीशन होगी? डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन, ये भी बहुत डेंजरस है अपनी कंट्री के लिए, अपने मार्केट के लिए। तो इन दोनों को कंट्रोल करने का काम क्या है? आरबीआई का। आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। इन दोनों कंडीशन को ना आए मार्केट के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर, तो इस चीज़ के लिए वर्क कौन करता है? आरबीआई। अब हमारा एक तो कैटेगरी ये सेंट्रल बैंक की थी, सेंट्रल बैंक के बारे में बात कर रहे थे। और दूसरी कौन सी है? ये कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक्स। अब ये कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? इसके भी टाइप्स हैं। फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। थर्ड इज नेशनल बैंक। एंड फोर्थ इज आरआरबीज। एंड फिफ्थ इज फॉरेन बैंक। इनके अलावा भी बैंक्स होते हैं, लेकिन वो सिर्फ डिपॉजिट लेते हैं, इसलिए उनके अंदर हम पैसे, वो लोन नहीं देते, तो उनको हम पूरी तरह बैंक नहीं बोल सकते। उनके बारे में हम बात बाद में करेंगे। अब ये देखो, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में डिफरेंस क्या है? सेंट्रल बैंक
कमर्शियल बैंक्स की वर्किंग पे कंट्रोल करेगा। इनको, इनसे पैसे लेगा, इनको पैसे देगा, इनसे डिपॉजिट्स लेगा और इन्हीं को लोन देगा। और कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक से पैसे लेके और जनरल पब्लिक को ही लोन देंगे, ठीक है। और ये बैंक कौन कौन से हैं? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, नेशनल, आरआरबीज एंड फॉरेन बैंक। जैसे आरबीआई काम करता है किसके ऊपर डिपेंड होके, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है? आरबीआई एक्ट 1934 के। इसी तरीके से इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो किस में होते हैं? ये किस में होते हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। चलो इनको साथ, हमारा कमर्शियल बैंक क्या करता है? हम लोगों से पैसे लेता है, जनरल पब्लिक से, और जनरल पब्लिक को ही लोन देता है। इसका मेन पर्पस वैसे क्या होता है? क्रेडिट को क्रिएट करना। इसका पर्पस क्या है? क्रेडिट क्रिएट करना। आरबीआई का पर्पस क्या था? क्रेडिट को कंट्रोल करना, और इसका क्या है? क्रेडिट क्रिएट करना, मनी फ्लो करना मार्केट के अंदर। क्रेडिट क्रिएट करना, इसका मतलब क्या है? मनी फ्लो करना मार्केट के अंदर। ये मार्केट से ही पैसे लेता है और मार्केट को ही पैसे देता है, सॉरी पब्लिक से, ठीक है। तो आज का हमारा यही था टॉपिक, अपना बैंकिंग सिस्टम के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं सेंट्रल बैंक। थैंक यू।